गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। पिछली बार हमने लेसन फर्स्ट संसाधन पढ़ा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज हम पार्ट 2 सामाजिक बुक की जो सामाजिक विज्ञान की हमारी बुक है उसमें से जो भूगोल हमारा है उसमें के अंदर हम पार्ट 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव एक टॉपिक है हमारा, एक लेसन है हमारा, उसको हम ले रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमने शिक्षण बिंदु क्या लिया है? सबसे प्रथम वाला लिया है भूमि। बच्चों देखो, भूमि शब्द को आप लोग समझते हो ना। भूमि क्या होता है? भूमि वही होती है जहाँ हम रह रहे हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर होते हैं ना, उसमें जो महाद्वीपीय भाग है वो क्या है? वो भूमि है। जहाँ मनुष्य निवास करता है वो क्या है? भूमि। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, देखो जो हमारे विश्व में भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ यानी जैसे आपकी कोई किताब है या कॉपी है उसका जो एक पेज है, भूपृष्ठ यानी क्या होता है? जैसे आपकी कॉपी किताब है उसका एक पेज। तो जैसे जो हमारा भूपृष्ठ है पृथ्वी पर, उसके भी 30% भाग पर ही जनता निवास करती है। अब 30% जो भाग है हमारे भूपृष्ठ का, उस पर जनता रहती है और उस 30% में भी असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब क्या होता है? कहीं तो ऐसी भूमि है, क्योंकि भूमि अलग अलग तरह की होती है, आपको पता है। अपन देखो इस पार्ट को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना तो 2 जगह की कहानी बताएंगे। एक जगह की जो भूमि बताएंगे वो कैसी बताएंगे? समस्यात्मक भूमि बताएंगे, जहाँ पानी की कमी है, जल लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, 1 या 2 फसलें उस भूमि में उगती है। और एक ऐसे बताएंगे कि उर्वरक मैदान है और वहाँ पे वो जैविक कृषि कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो भूमि होती है वो भी अलग अलग होती है। कहीं तो बहुत उपजाऊ होती है, कहीं मरुस्थलीय होती है, कहीं जलोढ़ मृदा लिए हुई होती है। तो मतलब ये कैसी भूमि होती है? कैसी भूमि होनी चाहिए? उर्वरक मैदान वाली भूमि में क्या होगा? जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। अभी मैं जैसे आपको कहती हूँ कि आपको मकान बनाना है या आपको रहना है, तो आप कहाँ जाकर रहोगे? जंगल में रहोगे, मरुस्थल में रहोगे, या अच्छे मैदानी भाग में रहोगे जहाँ पे जल भी होगा, हरी हरी घास होगी, हरियाली होगी? कहाँ रहना चाहोगे? नेचुरली आप लोग हरियाली में रहना चाहोगे। तो ये जनसंख्या का असमान वितरण कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ। तो जो हमारी भूपृष्ठ है उसके 30% भाग पर भूमि है और भूमि का भी असमान वितरण है। ठीक है, असमान वितरण आ गया आपको। कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं रेतीली भूमि है, कहीं मरुस्थलीय है, तो कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पर आड़ी टेढ़ी जमीन है, उबड़ खाबड़ बंजर भूमि है। ठीक है, अब भूमि का असमान वितरण तो है, जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ रह रहा है, लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है? भूमि का उपयोग कैसे करते हो बेटा? अगर मैं आपको कहूँ भूमि का उपयोग कैसे करते हो, आप ये थोड़ी ना कहोगे कि बैग में डाल के ले जाते हैं। भूमि का उपयोग आप करते हो, वहाँ रहकर करते हो, वहाँ कृषि करते हैं, वहाँ यातायात के साधन बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं और खेती की जाती है, फैक्ट्री लगाई जाती है, विद्यालय खोले जाते हैं, अस्पताल खोले जाते हैं। भूमि का वितरण होता है। अब देखो ये आ रहा है भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है? तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा किया जाता है। अब शब्द क्या आ गया बच्चों हमारे सामने? भौतिक कारक। भौतिक क्या होता है? भौतिक यानी जो हमें दिखाई दे, अभौतिक जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हवा चल रही है, हवा हम महसूस कर रहे हैं परंतु हम उसको देख नहीं आ रहे हैं। लेकिन पंखा जो हवा दे रहा है, हम पंखे को देख पा रहे हैं, तो पंखा क्या हो गया? भौतिक कारक हो गया। लेकिन जो वो हवा दे रहा है वो क्या होगी? वो अभौतिक होगी। यानी जो भूमि का उपयोग होता है बच्चों किस पे निर्भर करता है? भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब देखो भौतिक कारक क्या होते हैं? भौतिक कारक में आती है स्थलाकृति। स्थलाकृति जब हम इसके टुकड़े कर देंगे तो स्थल प्लस आकृति हो जाता है। स्थल प्लस आकृति में क्या हो जाता है? कैसी स्थलाकृति? कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं मैदानी भाग है, तो कहीं नदी श्रेष्ठ है, तो कहीं पे मरुस्थल है, तो कहीं पथरीली भूमि है, तो कहीं पठार है। मृदा क्या चीज होती है? मृदा यानी होती है मिट्टी। अब कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे भूरी मिट्टी होती है, कहीं पे लाल पीली मिट्टी होती है, कहीं पे दोमट होती है, तो कहीं पे बलुई होती है। जलवायु, बेटे जलवायु का क्या अर्थ होता है? जल और वायु। एक शब्द हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? जल और वायु। लेकिन कहीं किसी स्थान पर लंबे समय तक जब एक सी ही स्थितियाँ, एक सा ही पर्यावरण, एक सा ही वायुमंडलीय तत्व रहता है तो वो वहाँ की, जैसे हमारे राजस्थान की जलवायु क्या है? मरुस्थलीय जलवायु है। जबकि जो हमारे तटीय प्रदेश है वहाँ की क्या है जलवायु? वहाँ की नम जलवायु हो, तो ये जलवायु होती है। खनिज किसे कहते हैं? जिसे खोद कर निकाला जाता है।
जल। और अब आते हैं, ये तो हमारे कौन से थे, भौतिक कारक जो हमें दिखाई। अब होते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक कौन हो गए, जैसे कि हम किसी भी देश की जनसंख्या और उसकी टेक्निक, जनसंख्या यानी लोग और उसकी टेक्निक, किस क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, कि कहीं पे क्या होता है, जनसंख्या किस क्षेत्र में होती है, कृषि क्षेत्र में होती है। तो कहीं खनन क्षेत्र में, अभी हमारे किशनगढ़ में क्या है, मार्बल मंडी है, तो मोस्टली जनसंख्या हमारी कहाँ लगी है, मार्बल एरिया में लगी हुई है। कहीं पे कृषि होती है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है, कृषि ज़्यादा है, तो कृषि में लगी हुई होती है। तो मतलब कहाँ की जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी हुई है। और प्रौद्योगिकी यानी उस कार्य को किस टेक्निक के द्वारा कर रहे हो, किस योग्यता के द्वारा कर रहे हो, किन विषयों के द्वारा कर रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी समझाया है मैंने। अब इसके बाद है भूमि का वर्गीकरण, मतलब भूमि को कैसे बांटा गया है। तो हमारी बुक में क्या बताया गया है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को। स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व का अर्थ होता है बच्चों अधिकार, जो हमारा अधिकार होता है, हमारा उस चीज़ पर जो हमारा हक है। जैसे कि अभी सपोज करो हमारा घर है, 3-4 मंजिल का घर है। अब जो हमारे दादाजी हैं उन्होंने उसका बंटवारा कर दिया कि नीचे वाला पोर्शन इसका रहेगा, ऊपर वाला इसका, थर्ड। तो ये हमारे स्वामित्व के आधार पर हमारा अधिकार हो गया। ऐसी जो पूरी हमारे राज्य की, देश की, गांव की, कहाँ की जमीन जो भी है, उसका स्वामित्व के आधार पर किस प्रकार बंटवारा किया जा सकता है। 2 प्रकार से स्वामित्व के आधार पर बंटवारे को किया गया, एक निजी और एक सामुदायिक। निजी यानी पर्सनल, जैसे पेन है वो आपका क्या हो गया, पर्सनल हो गया। लेकिन विद्यालय के अंदर जो ब्लैक बोर्ड हो गया वो क्या हो गया बच्चों, वो सामुदायिक हो गया। इसी प्रकार जो निजी होती है वो स्वयं की भूमि, स्वयं की जमीन, स्वयं का खेत होता है। जबकि सामुदायिक क्या हो जाता है, सब पूरे समाज के लिए। जैसे कि एक गांव है, गांव में खेत सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गांव में नहर है वो सबकी है, उस नहर का पानी सबको प्राप्त होता है ना। जैसे हमारा जो बिजली का मीटर है वो सबका अलग अलग है, लेकिन जो पावर हाउस से बिजली आ रही है सबकी एक है। तो सामुदायिक का मतलब जो गांव में चारागाह भूमि होती है, जो गांव में शमशान गृह होता है, जो मंदिर होते हैं, ये सब क्या है बेटा, ये सब सामुदायिक। विद्यालय है, अस्पताल है ना, इनका निजी क्षेत्र, और निजी यानी पर्सनल, जो निजी क्षेत्र पर होती है। अब ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने भूमि पढ़ ली, भूमि के उपयोग को पढ़ लिया, हमने भूमि का वर्गीकरण समझ लिया। अब हम करते हैं भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण शब्द जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, वैसे ही हम अगर किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको किस प्रकार संरक्षित करते हुए कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे। हम देखते हैं ना बच्चों, अभी देखो वर्तमान में कोरोना महामारी आई है। कोरोना जो महामारी आई है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, अगर वृक्ष होते तो क्या ऑक्सीजन की कमी होती, नहीं होती। हमने क्या किया, हमने आधुनिकता के दौर में वृक्षों को, जंगलों को समाप्त कर दिया, जगह जगह फैक्ट्री बना दी, जगह जगह मिल बना दी। आपको पता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ वगैरह आती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमने पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ों को ही खत्म कर दिया है, हमने खोद लिया है। हमारे किशनगढ़ में भी देखो ये जो पहाड़ दिखाई देते हैं, उधर से पत्थर के ट्रैक्टर भर भर के ले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद विनाश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे हमारी भूमि को बचा सकते हैं, कैसे इस प्राकृतिक संसाधन की रक्षा कर सकते हैं, वन रोपण द्वारा, वन को लगाने से। अब आप कहोगे मैडम वन कैसे लगाएंगे, तो बेटा वन नहीं लगा सकते तो वृक्ष को लगा सकते हो ना। अपने जीवन में एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की कम से कम 5 साल सेवा करो, जब तक कि वो उस योग्य नहीं हो जाता कि वो हवा देने लग जाए, छाया देने लग जाए, ऑक्सीजन देने लग जाए। तो आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करो, संकल्प लो कि हम अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, ठीक है। अनियंत्रित रसायनों के प्रयोग पर रोक। अनियंत्रित रसायन क्या होते हैं बेटे, पहले क्या था, पहले होता था जो किसान होता था वो हाथ से हल चलाता था, जोतता था, मानसून का इंतजार। और वर्तमान में क्या हो गया, जो भूमि है, सपोज करो मेरे पास इतनी 1 बीघा भूमि है, 1 बीघा भूमि में रसायन डाल के उससे सारी फसल ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो उतनी है ना। अभी आपकी कैपेसिटी एक टॉपिक पढ़ने की, पर मैं अगर आपको एक ही दिन में पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी तो क्या होगा, डैमेज हो जाओगे आप। ऐसे ही वो भूमि भी क्या होती है, ज़्यादा रसायनों का जब हम उस पर यूज़ करते हैं तो वो भूमि खराब हो जाती है। तो जो अनियंत्रित रसायन हम जमीन पर डालते हैं, भूमि पर डालते हैं, उसका प्रयोग हमें क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अतिचारण पे रोक। अतिचारण का मतलब होता है जो ये पशु पक्षी जो जैसे अपन छोटे बाग बगीचे होते हैं ना, लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ पर ही अपने पशुओं को चरने के लिए भेज देते हैं। तो अतिचारण पर हमें रोक लगानी चाहिए, इससे भूमि का संरक्षण होगा। अगर भूमि संरक्षित नहीं होती है और ये सब जो है ना
सामुदायिक क्षेत्रों में जैसे फैक्ट्री वगैरह लगाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और वनों को काटे जाते हैं, इससे क्या होगा, भूमि भूमि नष्ट होती जाएगी, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, यानी भूमि अति उपयोग में नहीं रहेगी। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं पे पूरा होता है। तो देखो एक बार हम वापस रिपीट करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा है, हमने भूमि पढ़ा है, भूमि क्या होती है, कितने पृष्ठभाग पर है, क्या है, असमान वितरण को समझा है, भूमि के उपयोग को समझा है जिसमें हमने भौतिक कारक और मानवीय कारक के बारे में पढ़ा है, भूमि का वर्गीकरण जो हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा है, निजी और सामुदायिक, और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ये हमने पढ़ा है। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो बच्चों इसका जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क क्या है कि आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है भूमि से संबंधित वो आप करेंगे, या फिर पूरे चैप्टर के लेसन के क्वेश्चन आंसर हमको करने हैं तो वो हम करेंगे जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप इसको पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, मैं इसमें से आपका टेस्ट जरूर लूँगी जो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है बेटा, इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ठीक।